दोनों समुद्र के बीच में जो जगह बच गया उसका नाम हो गया द्वीप। इस प्रकार एक भूमंडल को 7 सागर से विभाजित करके 7 द्वीप बना दिया प्रियव्रत महाराज। इसको हम कहते हैं सप्तद्वीप। उनका नाम है पुष्कर द्वीपा, शाका द्वीपा इत्यादि। सो यहां पर देखिए क्रौंच द्वीपा, कुश द्वीपा, शाल्मली द्वीपा। यहां पर आप देख रहे हैं ना क्षीर सागर, ये मिल्क ओशन। इन क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था। यहां पर देवता और असुरगण आकर समुद्र मंथन किया था, उसकी वजह से अमृत निकला था। सो अंदर जाएगा तो शाल्मली द्वीपा, प्लक्ष द्वीपा इत्यादि अलग अलग विभाजित किया। सो विभाजन करके उन 7 द्वीपों को अपना 7 पुत्रों को दे दिया, आप अलग अलग राज्य को संभालो करके। सो खास करके 7वीं पुष्कर द्वीप के अंदर एक सुंदर पर्वत है, उसका नाम है मानसोत्तर पर्वत, जिसको कक्षा मानकर सूर्यदेव हर दिन चलता रहते हैं। सूर्यदेव सर्किल में चल रहे हैं ना, ये पर्वत के ऊपर ही चलता रहते हैं, मानसोत्तर पर्वत के ऊपर। उनका जगह ये पर्वत के ऊपर है। उसी तरह अंदर रहने वाले द्वीपों के अंदर 7-7 पर्वत है, और 7-7 पर्वत के कारण 7-7 विभाजन हो जाते हैं। और हर एक पर्वत से एक एक नदी निकलता है। वो नदी से जो भी चाहिए उस जगह पर रहने वालों को सब कुछ मिल जाते हैं। क्या क्या मिलता है हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, इसको ध्यान में रखिए। ये पर्वत से एक नदी निकल गया, इसके अंदर रहने वाला लोगों के जो भी चाहिए उन सब चीज़ ये नदी के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इन लोगों को ये नदी के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, और इन लोगों को ये नदी के द्वारा, इन लोगों को ये नदी के द्वारा, इस तरफ एक नदी से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्या क्या है हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए सूर्यदेव का गति ये पर्वत के ऊपर रहते हैं, ये पर्वत उनका कक्षा है। सो अंदर जाएगा तो इसी प्रकार 7 पर्वत, 7 नदी सब मिल जाते हैं उनको। ओके। और भागवतम 16 अध्याय में, 16वें अध्याय में जम्बू द्वीप के बारे में वर्णन करते हैं। बाहर रहने वाला द्वीपों के बारे में वर्णन हो गए, बचा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के एक कमल के अंदर रहने वाला पेरिकैप से तुलना किया था। और ये पेरिकैप के अंदर, अब पेरिकैप नहीं, ये इसको कहते हैं ओर्ल ऑफ द लोटस। इसके अंदर एक पेरिकैप जैसा है, ये माउंट मेरू के तुलना किया था। सो ये जम्बू द्वीपा, ये पूरा जम्बू द्वीपा, इसका विस्तीर्ण है 1,00,000 योजन। योजन मतलब एक योजन 8 माइल अथवा 13 किलोमीटर। एक योजन मतलब 13 किलोमीटर। उसके अनुसार जम्बू द्वीप का विस्तीर्ण है 1,00,000 योजन, उसका मतलब 13 लाख किलोमीटर। और उसके अंदर रहने वाला ये पर्वत माउंट मेरू, उसका पूरा हाइट भी 1,00,000 योजन। उसमें से 16,000 जम्बू द्वीप का जमीन है ना, जमीन के अंदर रहते हैं। बचा हुआ 84,000 उसके ऊपर रहते हैं। जैसे हम एक बिल्डिंग खड़ा करना है तो थोड़ा बेसमेंट करते हैं हम, थोड़ा बहुत उसको ठीक रखने के लिए, उसी तरह ये पर्वत भी थोड़ा अंदर है, जमीन के अंदर है, ताकि वो खड़े रहे। सो ये पर्वत है। नॉर्मली हमारा दृष्टि के अनुसार पर्वत इस प्रकार रहते हैं, बट ये माउंट मेरू इस प्रकार रहते हैं। ये इसका विशेषता है। और ये पर्वत को सेंटर में रखते हुए उसके साथ और 8 पर्वत है जम्बू द्वीप के अंदर। ये 8 पर्वत के कारण पूरा जम्बू द्वीप को विभाजन कर लिया 9 विभाग में। कुरु वर्षा, हिरण्मय वर्षा, रम्यक वर्षा, केतुमाला वर्षा, इलावृत वर्षा, भद्राश्व वर्षा, हरिवर्षा, किंपुरुष वर्षा, भारत वर्षा। सो भारत वर्ष के पास जाने के पहले थोड़ा सा चर्चा। किंपुरुष वर्ष में आज भी जो भी वानर सेना भगवान श्री राम को मदद किया था, माता सीता को ढूंढने में, रावण के साथ युद्ध करने में, सभी वानर अभी किंपुरुष वर्ष में स्थित है। उनका लीडर है सुग्रीव तथा हनुमान जी, और अरिष्टसेन भी है।
वो वहाँ पर अभी भी है, वो वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी को वरदान मिला चिरंजीवी बने रहने के लिए। चिरंजीवी मतलब जो भी व्यक्ति ब्रह्मा जी का एक दिन तक रह पाए, एक कल्प तक जीवन काल है, उनको कहते हैं चिरंजीवी। एक मनवंतर काल तक जो भी रह पाए उनको कहते हैं अमर। एक दिन में 14 मनवंतर है, तो 14 मनवंतर में 14 बार सभी देवतागण बदलते रहते हैं, इसलिए देवताओं को कहते हैं हम अमर। उनका जीवन काल है एक मनवंतर। चिरंजीवी का जीवन काल है एक ब्रह्मा जी का दिन। सो हनुमान जी का जीवन काल है एक एक कल्प तक, वो तब तक वहीं पे रहेंगे। और उसके ऊपर हरिवर्षा, अभी हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज है। भगवान विष्णु ने बोला प्रहलाद महाराज को, चलो हम वैकुंठ जाएंगे। प्रहलाद बोले मैं नहीं आऊंगा, जब तक आप इन सबको लेकर जाएंगे ना तब तक मैं नहीं आऊंगा। हम सब वैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद महाराज इंतजार कर रहे हैं। जब हम सब वैकुंठ जाएंगे तभी प्रहलाद महाराज हरिवर्ष को छोड़कर वैकुंठ जाएगा, तब तक वो उधर रहेंगे। सो लाइक दैट, आगे भी चर्चा कर सकते बट इतना उदाहरण काफी है। सो अभी ये सब डिटेल्स जरूरत नहीं है। जम्बूद्वीपा, जम्बूद्वीप के अंदर मेरू पर्वत, जम्बूद्वीप के चारों दिशा में है हमारा लवण समुद्र। ये बहुत बड़ा लवण समुद्र है, जम्बूद्वीप के चारों दिशा में है। और जम्बूद्वीप के अंदर रहने वाला अलग अलग पर्वत, अलग अलग ये विभाग को कहते हैं, ये विभाग, ये जमीन है ना, इसको कहते हैं वर्षा। वर्षा मतलब दो पर्वत के बीच में रहने वाला जगह। तो यहाँ पर सेंटर में रहे इलावृत वर्षा। भागवतम खास करके इलावृत वर्ष के बारे में बहुत डिटेल में बोलते हैं। इलावृत वर्ष में चारों दिशा में 4 पर्वत है, 4 पर्वत के ऊपर 4 पेड़ है, और 4 पर्वत के नीचे 4 गार्डन है, और 4 लेक है, सुंदर सागर है। ये सागर पूरा दूध से भरे, ये हनी से, ये शुगर केन जूस से, ये शुद्ध वाटर से, शुद्ध पानी से। ये गार्डन का नाम है नंदना, चित्ररथा, विभ्राजिता, सर्वतोभद्रा। और जब ये पेड़ है आम का पेड़ है, अभी आम का सीजन है ना, आप सबको पता है आम का विशेषता क्या है, आम रस। यहाँ पर सुनिए, ये पर्वत का हाइट है 10,000 योजन, मतलब 1,30,000 किलोमीटर। जीवन में कभी सोचा क्या इतना ऊंचा पर्वत भी रहते हैं करके? 1,30,000 किलोमीटर। और पेड़, पेड़ का शाखा नहीं, इसको खांड को क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रंक, ट्रंक, हाँ, तना। उसका विस्तीर्ण है 100 योजन, 100 योजनास, मतलब 1300 किलोमीटर। बॉम्बे से लेकर विजयवाड़ा तक, सेंट्रल इंडिया, बिकॉज मैं बॉम्बे से हूँ, मैं वो उदाहरण देता हूँ, उसका डिस्टेंस है 1300 किलोमीटर। पेड़ का वो है ना, वो उतना लंबा है, और पेड़ का हाइट है 1100 योजन। 10,000 योजन पर्वत, 1100 पेड़। उतना ऊपर से जब आम गिरेगा, ये आम का साइज है एक बहुत बड़ा एलिफेंट जैसा है। हमारा एलिफेंट नहीं, स्वर्गलोक का एलिफेंट जैसा है। उतना बड़ा आम उतना ऊपर से जब गिरेगा, फट जाके वो आम का रस एक नदी के रूप में बह जाते हैं। वो नदी का नाम है अरुणोदा। जो भी ये आम रस को पाते हैं ना, उनका मुख से एक सुगंध निकलता है, वो 10 योजन तक चलता रहता है उसका सुगंध। और उससे इंपॉर्टेंट है, सभी माताओं को अच्छा लगेगा, यहाँ पर एक जम्बू ट्री, आजकल का जामुन पेड़ है ना, वही जम्बू ट्री, उसका फल है एक पर्वत का शिखर जैसा है। वो जामुन फल जब नीचे गिरेगा, वो भी एक नदी जैसे चलेगा। वो नदी का दोनों तट में जो भी मट्टी रहते हैं ना, वो नदी से गीला होकर बाद में सूर्य रश्मि और हवा से सूखा हो जाते हैं ना, वो मट्टी बन जाते हैं स्वर्ण। स्वर्ण है नदी का तट पे, उसके लिए आप गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं। आज 10 किलो निकालो,
कल वापस बन जाएगा। बिकॉज उनको क्या चाहिए, नदी का पानी चाहिए, सूर्य रश्मि चाहिए, हवा चाहिए, बस उतना ही। और वहाँ पर मट्टी भी रहना चाहिए। जितना स्वर्ण चाहिए उतना मिल जाते हैं मुफ्त में, उसके लिए पैसा भरने की जरूरत नहीं। आजकल उस स्वर्ण का भाव बहुत बढ़ गया है। सो इस प्रकार स्वर्ण है।